हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूथ कंपटीशन टाइम्स के बुक की, और इसमें आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के बुक का देख रहे थे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट की, जिसमें होगा प्रैक्टिस बुक, और इसमें हम लोग देख रहे थे साइंस के पोर्शन की 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो साइंस का इसमें 25 क्वेश्चन जो आएगा टोटल 100 क्वेश्चन में से, उसी का हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो आज का ये वीडियो होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 4। ठीक है, इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक हो चुका है, जिसका वीडियो बन चुका है। आप लोग चैनल पेज पर जाइए, आप लोगों को वहाँ पे इसका वीडियो जो है मिल जाएगा। ठीक है, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का एक एक करके वीडियो को देखेंगे। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने वीडियो अपने दोस्तों में जो है शेयर करें चैनल को। ठीक है, और अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा। विद्युत आवेश की एसआई मात्रक पूछा गया क्या होगा। ठीक है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक पूछा गया क्या होगा। इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है कूलाम। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, विद्युत आवेश क्या होता है, तो ये किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसकी उपस्थिति में जो है किसी अन्य आवेश द्वारा यह पदार्थ एक बल का अनुभव करता है। विद्युत आवेश राशि को जो है निरूपित करने के लिए क्या कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू दोनों से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ये आपको लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है। फेंके जाने की गति बताना है, और जी का मान दिया गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें देखिए, अगर हम इसमें देखेंगे तो फार्मूला क्या लगेगा, तो कोई गति जो है, अगर हम बात करेंगे इसमें तो फार्मूला क्या लगाएंगे, तो देखिए इसमें टी दिया गया है कितना, 10 सेकंड। ठीक है, क्या दिया गया, टी यानी कि समय दिया गया है 10 सेकंड। अगर हम फेंकी गई गेंद जो है तो उसका अंतिम वेग यानी बी क्या होगा, उसका अंतिम वेग बी जो होगा 0 होगा। ठीक है, और जी का मान क्या दिया गया है, 10 मीटर पर सेकंड। फेंके जाने की गति यानी कि प्रारंभिक वेग यानी कि यू पूछा गया है, प्रारंभिक वेग यानी कि यू पूछा गया है। बी इसमें दिया गया है 0 है। ठीक है, यानी कि जाने के बाद जब लौटती है तो जहाँ से लौटती है वहाँ पर कुछ क्षण के लिए रुकती है, यानी कि इसका क्या होता है, वेग 0 हो जाता है, तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके गति का जो प्रथम समीकरण है उसको हम लगाएंगे, क्या होता है, v बराबर u माइनस जी टी, इसका गति का प्रथम समीकरण होता है। अब इसी में सब रख देंगे, तो v का मान 0 है, 0 बराबर u का मान निकालना है, माइनस g का मान 10 है, t का मान 10 सेकंड है। ठीक है, तो u बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो 10 दहाई 100 मीटर पर सेकंड हो जाएगा u का मान। तो प्रारंभिक वेग उसका क्या आ जाएगा, 100 मीटर पर सेकंड, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है, यह बताना है। तो किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा जो होता है वो किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन की बात करेंगे तो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो गतिशील ऊर्जा का फार्मूला होता है वह होता है 1/2 द्रव्यमान यानी कि m गुणे वेग स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर, यानी कि हाफ mv स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला। तो देखिए इसमें किस पर निर्भर कर रहा है, m पर भी निर्भर होता है और वेग पर भी निर्भर होता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सतह द्रव्यमान m और त्रिज्या r पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण डैश किसके अनुपातिक होता है, यह बताना है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो पृथ्वी की सतह पर जो द्रव्यमान होता है पृथ्वी का m और त्रिज्या r e, ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण के कारण g का मान जो होता है वो क्या होगा, me/r e स्क्वायर होगा। ठीक है, क्या होगा, me/r e स्क्वायर के अनुपातिक होगा। ठीक है, यानी कि स्मॉल g बराबर क्या होगा, कैपिटल G इंटू me/r e स्क्वायर। ठीक है, me/r e स्क्वायर होगा, ये होता है फार्मूला। तो आपका इसमें किसके अनुपातिक हो जाएगा, m/r स्क्वायर। आपका आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा, m/r स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वो स्थिति जिसमें आणविय आकर्षक अत्यधिक दृढ़ होता है। अब अगर हम देखेंगे तो कौन सी स्थिति में जिसमें सबसे ज़्यादा अणु में जो है आकर्षक होता है या आकर्षण होता है सबसे ज़्यादा, ये बताना है। तो वो होता है ठोसों में। ठीक है, ठोस में सबसे ज़्यादा आकर्षक जो होता है उनके अणुओं के बीच, इसीलिए जो है ठोस आकार के बने होते हैं, तीर्ण होते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए पार्ट ठोस। ठोस में क्या होता है, अणु बहुत आस पास होते हैं और इसमें आकर्षण बहुत अधिक होता है। ठोसों में अणुओं की संख्या बड़ा होता है द्रव में अणुओं की संख्या के, और द्रव में अणुओं की संख्या से बड़ा होता है गैसों में अणुओं की संख्या के। ठीक है,
तो सबसे कम किस में होता है, गैसों में अणु के पास जो होता है वो सबसे कम आकर्षण होता है। इसके बाद द्रव सबसे ज़्यादा किस में होता है, गैसों में आकर्षण होता है, सॉरी ठोसों में आकर्षण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना भंजन यानी कि ब्रेकिंग के पदार्थ की विकृत होने की योग्यता क्या कहलाती है। तो जो बिना भंजन के विकृत होता है उसकी योग्यता को क्या कहेंगे, तो उसको कहते हैं सुघट्टपन। क्या कहते हैं हिंदी में सुघट्टपन, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी इसको इंग्लिश में कहा जाता है, प्लास्टिसिटी। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, प्लास्टिसिटी। तो ये याद रखिएगा, यानी कि वो अवस्था जहाँ पे पदार्थ को खींचा जाए या फिर किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, टूटे ना। तो वो जहाँ पर वो टूटती है उसके पहले की जो अवस्था होती है उसको क्या कहेंगे, उसको विकृत होने की योग्यता यानी कि प्लास्टिसिटी कहा जाता है। ठीक है, अब ये एक गुण होता है। इसके बाद अगर हम इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम समयांतराल कितना होना चाहिए। तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम समयांतराल जो होना चाहिए वो 0.01 सेकंड का होना चाहिए। ठीक है, तभी उसको स्पष्ट ध्वनि सुन सकते हैं। सबसे ज़्यादा इस इम्पॉर्टेंट है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक तल के मध्य कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो होता है 16.6 मीटर। कितना होता है, 16.6 मीटर, या इसको 17 मीटर भी लिखा जा सकता है, एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा तो ये इंपॉर्टेंट है कि दूरी कितनी होना चाहिए, 16.6 मीटर अथवा 17 मीटर होनी चाहिए। और स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच के समय अंतराल कम से कम 0.01 सेकंड का होना ही चाहिए। तो ये दोनों बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है। सर्च लाइट का परावर्तक जो होता है वो अवतल दर्पण का बना होता है। किसका बना होता है, अवतल दर्पण का बना होता है। आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद इसमें अगर हम बात करेंगे उदाहरण की, तो अवतल दर्पण का प्रयोग जो है मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में करते हैं। नाई अपने दुकान में जो रखा दर्पण होता है वो भी क्या होता है, अवतल दर्पण का ही होता है। डॉक्टर जो होता है आँख नाक कान का गला का, वो क्या होता है, वो भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंगर डालकर रोकी गई एक नाव लहरों से घिरी हुई है जिसका तरंग दैर्घ्य 125 मीटर है। चलती तरंगों के चढ़ाव की गति जो है 25 मीटर पर सेकंड है। नाव के हिलने की आवृत्ति क्या होगी। नाव के हिलने की आवृत्ति इसमें पूछा गया है। तो नाव जिस पानी में रोकी गई है उसमें उत्पन्न लहरों की तरंग दर क्या है, लैम्डा। लैम्डा बराबर दिया गया है 125 मीटर। क्या दिया गया है, 125 मीटर। ठीक है, अब तरंगों के चढ़ाव की गति क्या होगी, तो v बराबर दिया गया है 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसके बाद नाव के हिलने और तरंगों की आवृत्ति n हमें ज्ञात करना है। तो जो फार्मूला होता है अपना n बराबर v/लैम्डा, इसको हम लगा देंगे। तो यहाँ पे 25/125 हो जाएगा, यानी कि 1/5 आ जाएगा, यानी कि 0.20 हर्ट्ज़ हो जाएगा। n का मान कितना आएगा, 0.20 हर्ट्ज़ हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका किस में दिया गया है, ए पार्ट में दिया गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है क्योंकि। नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्ब में क्यों किया जाता है ये बताना है। तो क्योंकि ये क्या होता है, नाइट्रोजन दहन को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, नाइट्रोजन क्या होता है, जलने में सहायक नहीं करता, इसीलिए जो है इसका प्रयोग विद्युत बल्ब में करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है। अब इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा जो होता है ये क्या होता है कि इसकी एक विशेष रंग के साथ ये चमकता है। अब जो है वैज्ञानिक पदार्थ की 5 अवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं, उसमें है बोस आइंस्टीन संघनन, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। ये 5 जो है क्या है, अब पदार्थ की अवस्थाएं हो गई हैं। पहले 3 ही थी, ठोस, द्रव, गैस। प्लाज्मा की बात करें तो इस अवस्था में क्या होता है कि कण अत्यधिक ऊर्जा और अत्यधिक उत्तेजित होते हैं। ये जो है कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियान जो बल्ब होता है उसमें प्लाज्मा का प्रयोग किया जाता है। नियान बल्ब के अंतर्गत जो है नियान गैस और फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंतर्गत हीलियम या अन्य कोई गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित जब होती है तो ये गैस क्या होता है, आयनीकृत या आवेशित होने से क्या होता है, ट्यूब और बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। गैस के स्वभाव के कारण ही इसमें क्या होता है, प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। उच्च तापमान के कारण ही प्लाज्मा बनता है। तो ये चीज़ें प्लाज्मा के बारे में होगी, जो कि एक प्रकार का क्या है, पदार्थ की अवस्था। इसके बाद एक नया जो अवस्था है वो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसन। ठीक है, कंडेंसेट। इसकी बात करेंगे तो सामान्य वायु के घनत्व के 1/100वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से
बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट तैयार होता है, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, BEC, क्या कहते हैं, BEC, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार की पदार्थ की अवस्था होगी। इसके अलावा इस दो के अलावा एक है ठोस, द्रव, गैसीय, तीनों हो गए। तो कुल मिलाकर 5 प्रकार की अवस्थाएं हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। फास्फोरस की बात करेंगे तो इसका संकेत क्या होता है, P होता है। इसकी परमाणु संख्या क्या होती है, 15 होती है, ठीक है। अब 15 की बात करें तो इसमें संयोजकता की बात करें तो 135 होती है। फास्फोरस के एक परमाणु में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरीके से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p3, ठीक है। 3p3 एंड 2s2, 3s2 एंड 3p3, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है, ठीक है। और इसके संयोजक कक्ष में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही जब संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Ag+ और Cl- संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक कौन सा है। तो Ag+ और Cl- को अगर हम संयोग करते हैं तो इसमें कौन सा बनता है, AgCl बनता है। क्या बनता है, AgCl बनता है, ठीक है। इसका प्लस इसका माइनस दोनों मिलकर क्या खत्म हो जाएगा और AgCl का निर्माण कर देते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, सिल्वर क्लोराइड, क्या कहते हैं, सिल्वर क्लोराइड, जो कि आपका ऑप्शन में सी पार्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका डी पार्ट, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है Na2CO3। इसको क्या कहते हैं, धावन सोडा भी कहा जाता है, ठीक है। धावन सोडा किसको कहते हैं, Na2CO3 को। इसमें जब हम हाइड्रोक्लोराइड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें मिलाते हैं या ऐड करते हैं तो ये क्या बनता है, NaCl का निर्माण करता है। NaCl क्या होता है, नमक होता है। प्लस H2O का निर्माण करता है, यानी ये क्या होता है, पानी होता है। प्लस इससे CO2 गैस निकलती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा डी पार्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा है कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम देखेंगे तो ये जल हो जाएगा, ठीक है। एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु कौन सा, तो वो है जल। क्यों, क्योंकि कोशिका यानी कि सेल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ये सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कुछ सजीव जैसे कि जीवाणुओं के शरीर एक ही कोशिका के बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जबकि कुछ सजीव जैसे कि मनुष्य का शरीर जो है अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इन्हें क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, ठीक है। कोशिका के भीतर निम्नलिखित संरचनाएं होती हैं, जैसे कि केंद्रक होता है, जीवद्रव्य है, गालजिकाय है, ठीक है, गुणसूत्र है, राइबोसोम है, सेंट्रोसोम है, लवक है। अब अगर हम जीवद्रव्य में बात करेंगे तो जल की मात्रा कितनी होती है, 80% होती है। कितनी होती है, 80% जल होता है, 15% प्रोटीन होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो 3% फैट होता है, यानी कि वसाएँ होती हैं। इसके बाद 1% क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। और अकार्बनिक लवण कितने होते हैं, 1% होते हैं। तो सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, जल की होती है। आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमैटिक जुड़ते हैं। उस बिंदु का नाम बताना है जिसमें क्रोमोसोम में क्या होता है, जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमैटिक जुड़ते हैं। तो उस बिंदु का क्या नाम है, उस बिंदु का नाम है सेंट्रोमियर। क्या नाम होता है, सेंट्रोमियर। आसन का बी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। गुणसूत्र की बात करें तो इसको 4 प्रकारों से विभाजित किया गया है। पहला है मध्य केंद्रीय यानी कि मेटासेंट्रिक, दूसरा है उप मध्य केंद्रीय यानी कि सब मेटासेंट्रिक, तीसरा है अग्रबिंदु यानी कि एक्रोसेंट्रिक और चौथा अंतः केंद्रीय यानी कि टेलोसेंट्रिक, ठीक है। तो इसमें इसी तरीके से विभाजित किया। गुणसूत्र क्या होता है, ये आनुवांशिक जीन से मिला होता है। गुणसूत्र बिंदु यानी सेंट्रोमियर जिसे कहते हैं, जहाँ पर गुणसूत्र क्या होता है, प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्ण मिलता है, ठीक है। तो आंसर आपके इसमें बी पार्ट हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, केंचुआ इनमें से किस जंतु प्रजाति से संबद्ध है। केंचुआ की बात कर रहा है तो ये जो है एनिलीडा प्रजाति से संबंध होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। एनिलीडा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क के द्वारा किया गया था और इस संघ के अंतर्गत खंड अगर बात करेंगे तो खंड युक्त जंतु रखे गए हैं, ठीक है। केंचुआ भी देखेंगे तो आप खंड युक्त जंतु होता है। एनिलीडा जो है 2 ग्रीक शब्दों से बना है, एनिलस यानी कि रिंग और इयोडोस यानी कि फॉर्म से मिलकर बना है। इस संघ के अंतर्गत 10,000 जातियां इसमें से ज्ञात हैं अभी तक। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो केंचुआ हो गया, इसमें जोंक आता है, एनिलीडा में जोंक, इसके बाद इसमें आता है क्या, एफोरडाइट और केंचुआ, जोंक, और इसके बाद नेरीस, सब एक नेरिक है, नेरीस, ये भी क्या होता है, एनिलीडा ग्रुप में ही आता है।
अगला प्रश्न है, मानव में पित्त का स्राव कहाँ पर होता है? मानव में पित्त का स्राव जो होता है ये यकृत में होता है, इसको लीवर भी कहते हैं। ठीक है, लीवर में क्या होता है? पित्त का स्राव होता है। आमाशय के निचले भाग में नाशपाती के आकार का एक छोटी सी थैली होती है जो यकृत के नीचे स्थित होती है, और पित्त नलिका यकृत से जुड़ी होती है। यकृत में जो पित्त बनता है वो क्या होता है? पित्त नलिका के माध्यम से आमाशय में आ जाता है। पित्त का आमाशय में गिरना प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक दाता माना जाता है? तो यूनिवर्सल की बात करेंगे तो वो हो जाएगा क्या? ओ। ब्लड ग्रुप जो ओ होता है वो यूनिवर्सल दाता होता है, और ब्लड ग्रुप जो ए बी होता है वो सर्वग्राही होता है। सर्वदाता सर्वग्राही, सर्वदाता क्या होता है? ओ ग्रुप होता है। रक्त समूह की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? तो लैंडस्टीनर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोजा था। इन्होंने जो है 4 प्रकार के रक्त का बात किया था, ए बी और ओ। ये 4 प्रकार के रक्त का बात इन्होंने किया था। रक्त समूह जो ए बी होता है वो सर्वग्राही वर्ग होता है। ठीक है, ये सभी लोगों का जो है रक्त प्राप्त कर सकता है, ले सकता है। ठीक है, इसके बाद रक्त समूह जो वो होता है ये सर्वदाता होता है, और ये अर्थात इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को अपना रक्त दान कर सकता है, लेकिन ये रक्त किसी से ले नहीं सकता, सिर्फ वो समूह वाले व्यक्ति से ही रक्त प्राप्त करेगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नर में जो है मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है, जिसे क्या कहते हैं? इसके आंसर की बात करेंगे तो उसे मूत्र मार्ग कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मूत्र मार्ग उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शासकीय आंकड़ों के अनुसार भारत में अंधापन का सर्वप्रमुख कारण क्या है? तो वो होता है मोतियाबिंद। क्या है? मोतियाबिंद के कारण सबसे ज़्यादा अंधेपन भारत में बढ़ रहा है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं इसमें से? तो आंसर की बात करेंगे तो इन्फ्लुएंजा जो है ये खाद्य जनित रोग नहीं होता, ये एक संक्रामक रोग है। इसका संक्रमण इन्फ्लुएंजा नामक रोग के कारण होता है, इसे फ्लू भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये खाद्य रोग जनित नहीं, बाकी इसमें हैजा, हेपेटाइटिस, एमीबियोसिस जो ये सारे क्या है? खाद्य जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है इसमें से? तो वो होता है स्क्लेरेन कायमा जो होता है, यानी कि दृढ़ ऊतक इसको हिंदी में कहते हैं। तो ये क्या होता है? एक साधारण स्थायी ऊतक होता है। यह ऊतक जो है पौधों को क्या करता है? कठोर और मजबूत बनाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। स्क्लेरेन कायमा, दृढ़ ऊतक, ठीक है, इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, इनके कार्य को पूरकता कौन प्रदान करता है? ये बताना है। आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा लीवर यानी कि यकृत। ठीक है, गुर्दे उत्सर्जी अंग होने के साथ साथ लीवर को पूरकता प्रदान करते हैं। अनार्थिन चक्र जो होता है लीवर में होने वाला एक ऐसा चक्र है जिसके दौरान अमोनिया से यूरिया का निर्माण होता है, और यह यूरियोटोलिक जंतुओं में जो है संपन्न होने वाली क्रियाविधि होती है। किडनी भी यूरिया का उत्सर्जन करने का काम करती है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है इनमें से? आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा इसमें से त्वचा रोग। त्वचा रोग क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव नहीं होता। बाकी उच्च रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, टिनिटस और श्रवण ह्रास, ये सब क्या होते हैं? ये ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव इसमें से होता है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण से होने वाली समस्याएं होती हैं। श्रवण शक्ति ह्रास यानी कि कान सुनने की शक्ति कम हो जाता है, हृदय संबंधी रोग है, ब्लड प्रेशर में वृद्धि है, कोरोनरी आर्टरी रोग हो सकते हैं। जबकि त्वचा रोग जो होता है ये ध्वनि रोग से संबंधित नहीं, यानी ध्वनि प्रदूषण से संबंधित नहीं होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर डी पार्ट हो जाएगा। तो ये था आज का ओवरऑल क्वेश्चन और वीडियो जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आओ तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, और आज का वीडियो पर एंड करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए।